दिनेश और राहुल नाम के दो युवक रात के समय अपने गांव की ओर लौट रहे थे। दरअसल वो दोनों दिल्ली शहर में काम करते थे और कई दिनों के बाद अपने गांव वापस आ रहे थे। अरे यार, ट्रेन ने तो बड़ा ही परेशान कर दिया। एक तो समय पर आई नहीं, ऊपर से रुक रुक कर चल रही थी। हाँ यार, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। देखो आज इस ट्रेन के कारण कितना लेट हो गए हम। रात भी हो चुकी है और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जरा अपने फोन की लाइट तो ऑन करना। इतना सुनते ही दिनेश अपने बैग में से फोन निकालता है और जैसे ही वो फोन की टॉर्च को ऑन करता है तो देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा डरावना भूत खड़ा हुआ है। उसके आधे सिर पर बाल नहीं है और गले में जूतों की माला लटकी हुई है। अरे भूत भूत, भागो यहाँ से राहुल, भाग यहाँ से। अरे वाकई ये तो बहुत ही डरावना और भयानक है। दिनेश चल जल्दी भागते हैं यहाँ से। इस तरह से घबराते हुए दोनों अपना सामान वहीं पर छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो वहाँ से हिल तक नहीं पाते। कितना भी भागने की कोशिश क्यों ना कर लो, मुझसे बच नहीं पाओगे। एक एक को मार डालूंगा मैं, पूरा गांव खत्म कर डालूंगा। ऐसा बोलते हुए वो भूत अपना उस्तरा निकालता है और उन दोनों की गर्दन उस उस्तरे से काट देता है। दोनों की मौत वहीं पर हो जाती है। अब अगले दिन उन दोनों की लाश देख गांव वाले बहुत डर जाते हैं। अरे भाई, ये तो दिनेश और राहुल है ना, जो दिल्ली में काम किया करते थे। लेकिन इनकी ऐसी हालत भला किसने की? हाँ, ये तो वही लग रहे हैं। लगता है ये गांव वापस आ रहे थे, लेकिन इन्हें मारा किसने? इतने में तभी एक आदमी की नजर उन दोनों के पास रखे उस्तरे पर जाती है। अरे बाप रे, इनको तो उस तरह से मारा गया है। लेकिन ये काम किसका है भला? इतनी बेरहमी से कौन इनका कत्ल कर सकता है? अरे भाइयों, वो देखो, किसी के पैर के निशान। ये सभी लोग कीचड़ में फंसे उन पैरों के निशान को ध्यान से देखते हैं और वो पैर उल्टे छपे होते हैं। अरे भाइयों, ऐसे पैरों के निशान तो किसी इंसानों के नहीं होते ना। ऐसे पैर तो भूत प्रेत और चुड़ैलों के होते हैं ना। इसका मतलब इन्हें किसी भूत ने मारा है। अब इस तरह से पूरे गांव में उस भूत के बारे में बातें शुरू हो जाती हैं। गांव के सभी लोग डर से कांपने लगते हैं। अरे बहन, पता नहीं कौन भूत है वो जो इंसानों को बड़ी बेरहमी से मार रहा है। हमें ना उससे बचकर रहना होगा। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब तो रात को निकलना भी बंद करना पड़ेगा। देखते ही देखते सूरज छिप जाता है, रात हो जाती है। सभी लोग अपने घरों का दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी एक रमेश नाम का शराबी अपने घर से बाहर आता है। अरे ये गांव वाले तो भीगी बिल्ली बनकर अपने घरों में ही घुस गए हैं। अरे मैं किसी भूत से नहीं डरता। ओ भूत, तुझ में हिम्मत है तो जरा मेरे सामने तो आ। डरा के तो दिखा मुझे, मैं भी तो देखूं कौन है तू। आ सामने। इतना सुनते ही वो भूतिया नाई अपना उस्तरा लेकर उस शराबी के पास आता है। लो, आ गया मैं। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? अरे भूत, तुम तो सच में आ गए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे माफ कर दो और यहाँ से जाने दो। ना, मैं ऐसे वापस नहीं जाऊंगा। तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा और इस गांव के हर आदमी और औरत को मार डालूंगा।
शमशान बना दूंगा इस गांव को, समझा? ऐसा बोलकर वो भूतिया नाई अपने उस्तरे से उस शराबी का गला काट देता है। ऐसे ही वो अब हर रोज किसी ना किसी गांव वाले को मारने लगा था। वहीं जब इस बारे में गांव के मुखिया को खबर लगी, तभी वो तुरंत पंचायत बुलाते हैं। गांव वालों, मुझे पता चला है कि कोई भूत गांव के लोगों को मार रहा है और बहुत बड़ी संख्या में लोग इस गांव से पलायन कर रहे हैं। लेकिन वो भूत है कौन और गांव वालों को क्यों मार रहा है, हमें इस बारे में जल्द से जल्द पता लगाना होगा। अरे लेकिन सरपंच जी, आप इस झमेले में क्यों पड़ना चाहते हैं? वो भूत बहुत ही खतरनाक है। अगर आपको अपनी जान प्यारी है ना, तो अपने परिवार को लेकर यहाँ से 9-2-11 हो लीजिए, नहीं तो सब मारे जाएंगे। देखो, हम ऐसे डर कर नहीं भाग सकते। हमारी नजर में एक तांत्रिक है, हम सभी उसके पास चलते हैं। वो हमें बताएंगे कि ये भूत कौन है और भला सबको क्यों मारना चाहता है। इसके बाद सरपंच और गांव के सभी लोग महेश नाम के तांत्रिक के पास आते हैं और उसे भूत के कहर के बारे में बताते हैं। तांत्रिक उनकी बातें सुनकर एक पूजा शुरू करता है और उस भूत की आत्मा को वहां बुलाता है। हे आत्मा, तू क्या चाहती है और क्यों इन बेकसूर लोगों को मार रही है? बता तो जरा। बता, तू क्या चाहती है? इतने में तभी उसी नाई का भूत वहां पर आ जाता है और भूतिया नाई को देखकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र था और मेरी एक छोटी सी नाई की दुकान थी। मैं एक अनु नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। अनु भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। हम दोनों ने शादी करने की भी ठान ली थी और जल्द ही हम शादी करने वाले थे। लेकिन क्योंकि वो ऊंची जाति से थी, तो उसके परिवार वालों को मैं जरा भी पसंद नहीं था। अनु, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ कि उस छोटी जात के लड़के को भूल जा, समझी? वरना मैं भूल जाऊंगा कि मेरी कोई बेटी भी थी। लेकिन पापा, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। धर्मेंद्र बहुत अच्छा लड़का है और हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। प्लीज पापा। तो क्या मैं इस वजह से तुम्हारी शादी उस नीच जाति के लड़के से करा दूं? अरे सारे रिश्तेदार थू थू करेंगे। कभी नहीं, मैं इस बात के लिए कभी नहीं मानूंगा। इसके बाद अनु के पापा अनु की शादी कहीं और तय कर देते हैं। मैंने और अनु ने गांव से भागने का फैसला किया। रात को हम अपने अपने घरों से निकले, लेकिन गांव वालों ने हमें देख लिया और अनु के पापा को खबर कर दी। फिर क्या था, अगले दिन अनु के पापा ने मेरे आधे सिर को मुंडवा दिया और मेरे गले में जूतों की माला पहनाकर बेरहमी से मुझे पूरे गांव में घुमाया। और तब से ही मैंने ठान लिया था कि मैं इस गांव के किसी भी इंसान को छोड़ूंगा नहीं। अनु की जबरदस्ती कहीं और शादी करा दी गई और मुझे मेरे उस्तरे से मार दिया गया। मरने के बाद मैं भूत बन गया और तब से मैंने ठान लिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। देख आत्मा, मैं तेरा दर्द समझता हूँ, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। समझ इस बात को। अब मेरे लिए सही और गलत मायने नहीं रखता। मैं बस अब सबको मारना चाहता हूँ, बेरहमी से मारना चाहता हूँ, बस। इतना बोलकर भूतिया नाई गुस्से में वहां से गायब हो जाता है। ये ऐसे नहीं मानेगा। अगर भूतिया नाई से बचना है तो अनु को यहाँ पर लाना ही होगा। केवल वही है
जो धर्मेंद्र से गांव वालों को मुक्ति दिला सकती है। लेकिन जल्दी, हमें ये काम आज रात से पहले ही करना होगा, वरना भूतिया नाई फिर से किसी गांव वाले पर हमला कर देगा। जी, आप चिंता न कीजिए, मुझे पता है कि अन्नू कहाँ पर है। मैं उसे लेकर जल्दी वापस लौटता हूँ। इसके बाद सरपंच अन्नू के ससुराल आते हैं। वहां जाकर वो अन्नू को पूरी बात बताते हैं। अन्नू उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उनके साथ गांव आती है। रात को वापस से वही भूतिया नाई फिर से किसी गांव वाले को मारने बाहर निकलता है। मेरी बात सुनो धर्मेंद्र, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। हमें अलग करने में इन गांव वालों का कोई दोष नहीं है। शायद हमारी किस्मत में ही हमारा साथ नहीं लिखा था। धर्मेंद्र, ये सब बेकसूर हैं, इन्हें छोड़ दो। क्या अन्नू, तुम ये कह रही हो? आज इन लोगों की वजह से ही हम दोनों साथ नहीं हैं। नहीं धर्मेंद्र, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। पापा की ही गलती थी और उनकी गलती की सजा उन्हें मिल चुकी है। कैंसर के कारण उनकी मौत हो गई। इसीलिए इन सभी गांव वालों को जाने दो। ये हमारे मुजरिम नहीं हैं धर्मेंद्र। अगर कभी तुमने मुझे पूरे सच्चे दिल से प्यार किया है तो यहाँ से चले जाओ और इन लोगों को चैन से जीने दो। प्लीज धर्मेंद्र, प्लीज। ठीक है अन्नू, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद धर्मेंद्र उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और गांव वाले वापस से हंसी खुशी रहने लगते हैं।